नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह दवायर के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। आज 14 नवंबर है। आज भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। पंडित नेहरू के बारे में आजकल तमाम तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पे फैलाई जाती हैं। व्हाट्सअप इंस्टी जिसे कुछ लोग कहते हैं, वहाँ पर तमाम तरह के मिथक उनके बारे में बताए जाते हैं। इन मिथकों पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद हैं। सर, मैं आपसे पहली चीज़ जो जानना चाहता हूँ ये है कि जो ये सरकार आई है, नई सरकार 2014 के बाद, ये जवाहरलाल नेहरू को किस रूप में देख रही है? यह सरकार जवाहरलाल नेहरू को जिस रूप में देख रही है वह इससे बहुत स्पष्ट है कि पिछले 3 वर्षों में सरकार ने नेहरू के जन्मदिन पर या उनकी पुण्यतिथि पर अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार स्वाधीनता आंदोलन में काम करने वालों या पहली सरकार में काम करने वालों के बारे में कभी कुछ नहीं कहती रही है। मसलन सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर एकता दौड़ और उसको एक बड़े कार्यक्रम के रूप में आयोजित करना पिछले 3 साल से हम सारे लोग देख रहे हैं। गांधी की उपेक्षा उन्होंने नहीं की है, लेकिन बहुत स्पष्ट है कि राजकीय तौर पर पिछले 3 वर्षों में यह संदेश दिया जा रहा है कि नेहरू भारतीय राज्य के उस संस्करण में फिट नहीं होते हैं जो संस्करण इस सरकार का है। और उसका कारण बहुत साफ है। उसका कारण यह है कि जवाहरलाल नेहरू गांधी के बाद वे एकमात्र नेता थे, एक तो जो 1947 के बाद 17 वर्ष तक रहे, लंबे समय तक रहे, और उन्होंने नए भारतीय राष्ट्र राज्य की नींव डाली, उसकी संस्थाओं को निर्मित किया, उनको मजबूत किया, भारत की संसदीय प्रणाली को उन्होंने मजबूत किया और गहरा किया। और उन्होंने यह बतलाया कि भारत एक बहुसंख्यकवादी राष्ट्र नहीं होगा। इसको लेकर उनकी समझ बहुत स्पष्ट थी। 1964 की अपने सचिवों के साथ जो आखिरी बैठक उन्होंने की, उस बैठक के बारे में लिखते हुए उनके समय के अधिकारी गुंदेविया ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, आउट ऑफ आर्काइव्स में, कि उनसे सचिवों ने यह पूछा कि क्या कम्युनिज्म एक खतरा है, और नेहरू ने उस बैठक में कहा कि मैं बहुत साफ तौर पे यह कहना चाहता हूं कि कम्युनिज्म भारत के लिए खतरा नहीं है। और गुंदेविया ये लिखते हैं कि वे जब बैठक से बाहर निकल रहे थे तो दरवाजे से लौट कर आए और उन्होंने कहा कि मैं फिर कहता हूँ, अंग्रेजी में उन्होंने कहा कि भारत के लिए खतरा कम्युनिज्म नहीं है, भारत के लिए खतरा हिंदू संप्रदायवाद है। यह नेहरू की आखिरी बैठक थी। तो नेहरू से जो विरक्ति है या क्रोध है इस सरकार का, वो स्वाभाविक है और उचित ही है कि वह नेहरू को याद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे बड़ा पाखंड और कुछ हो नहीं सकता था कि जो नेहरू उनको भारत का सबसे बड़ा खतरा बता रहे थे और जो बार बार भारत के लोगों को चेतावनी दे रहे थे कि वे उन्हें सत्ता के करीब ना आने दें, वे जब सत्ता में पहुंच गए हैं ये इनके इन प्रकार किसी भी तरह परिस्थितियों के कारण, तो वे जाहिर है कि नेहरू का हर नामो निशान मिटाने की कोशिश करेंगे और अपनी तरफ से वे ठीक ही कर रहे हैं। अब यह तय भारत की जनता को करना है कि क्या वह नेहरू को भूल जाना चाहती है। और प्रश्न नेहरू को भूलने का नहीं है, नेहरू को या गांधी को या किसी एक व्यक्ति को। असल बात है कि नेहरू या गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल या मौलाना आज़ाद या सरोजनी नायडू या अरुणा असफ अली, ये तमाम लोग किस प्रकार के भारतीय राष्ट्र राज्य की कल्पना कर रहे थे। हाँ सर, पटेल को लेके अक्सर अभी जो अफवाहें हैं वो बहुत तेज़ हैं कि पटेल और नेहरू के बीच में अच्छे संबंध नहीं थे। व्हाट्सएप इंस्टी की बात मैं कर रहा हूँ। या पटेल के मरने के बाद नेहरू ने उनके परिवार के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और बहुत सारे मुद्दों पर उन दोनों का बहुत मतभेद था। तो पटेल और नेहरू के रिश्ते कैसे थे, इसके बारे में आप बताइए। कांग्रेस एक बहुत दिलचस्प संस्था थी और भारत का स्वाधीनता आंदोलन एक बहुत दिलचस्प आंदोलन था। गांधी को अगर आप देखें तो गांधी एक केंद्र हैं या धुरी हैं और उनके इर्द गिर्द एक संगठन खड़ा होता है और उस संगठन में जितने लोग हैं वे सब अलग अलग प्रकार के लोग हैं। मौलाना आज़ाद बिल्कुल अलग प्रकार के हैं, जवाहरलाल नेहरू अलग प्रकार के व्यक्ति हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल अलग हैं, सुभाष चंद्र बोस अलग हैं। इन सब के व्यक्तित्व अलग हैं। यहाँ तक कि सरोजनी नायडू जो गांधी की बहुत अच्छी दोस्त हैं,
सरोजिनी नायडू बिल्कुल अलग हैं। गांधी ये कहते हैं सबसे कि आप खादी पहने और उजली और रुखड़ी खादी पहने, और सरोजिनी नायडू को रंग बहुत पसंद है। फिर भी वे दोनों एक दूसरे के दोस्त बने रहते हैं। सरोजिनी उन्हें मिकी माउस कहती हैं। तो मैं यह सब जो कह रहा हूँ वो बतलाने के लिए कि यह जो जमावड़ा था ये बड़ी शख्सियतों का जमावड़ा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी के आने के समय ही एक बड़ी शख्सियत थे, और जवाहरलाल नेहरू अपने आप में बड़ी शख्सियत थे, मोतीलाल नेहरू अपने आप में बड़ी शख्सियत थे। तो जो बड़ी शख्सियतें होंगी वो आज़ाद होंगी और वो किसी के कहने पे नहीं चलेंगी। तो राजा राजगोपालाचारी हों या गांधी हों या नेहरू हों, ये सारे लोग हों, ये इन सब के अपने विचार थे और इन सब की अपनी बहसें थीं। स्वाधीनता आंदोलन में भी जब ये अंग्रेजों से लड़ रहे थे तब भी इन सब के बीच एक दूसरे से बहस होती रहती थी, लेकिन उससे इनके साथ काम करने में कभी कोई बाधा नहीं पड़ी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने गांधी के विरुद्ध बयान दिया करते थे उनकी आलोचना करते हुए, लेकिन गांधी रविंद्रनाथ ठाकुर के विश्वविद्यालय के लिए धन इकट्ठा किया करते थे और खुद अपने विरुद्ध जो रविंद्रनाथ ठाकुर का बयान है उसको वे ही प्रकाशित किया करते थे। तो एक सार्वजनिक आलोचना का वातावरण था और इस बात की इजाजत थी कि आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन व्यापक मूल्यों को लेकर सहमति थी। एक व्यापक सहमति थी। वह सहमति थी कि भारत बहुसंख्यकवादी राष्ट्र नहीं होगा। इसमें पटेल और नेहरू में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं था। पटेल के काम करने के तरीके में हो सकता है तकनीकी कई चीजें थी जिनमें पटेल नेहरू से मतभेद रखते थे, मसलन प्रधानमंत्री के कितने अधिकार होंगे। बल्कि अगर आप पटेल और नेहरू के विवाद को उस वक्त पढ़ेंगे, जो कि एक अजमेर में या कहीं नेहरू ने अपना प्रतिनिधि सीधे भेज दिया था और पटेल को इसे लेकर ऐतराज था, उस बहस को आप पढ़ेंगे तब तो आज जो सरकार चल रही है, जो कि दरअसल प्रधानमंत्री की सरकार है, वह पटेल के अनुसार बुरी सरकार है। पटेल जो प्रश्न उठा रहे थे वे सैद्धांतिक प्रश्न थे और नेहरू और पटेल में सरकार चलाने के तरीके को लेकर बहस हो रही थी। लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि नेहरू पटेल का महत्व नहीं जानते थे और पटेल नेहरू का महत्व नहीं जानते थे। उन्होंने कहा कि भारत की जनता नेहरू को ही प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। एक जनसभा के बारे में उन्होंने कहा कि ये लोग मुझे नहीं नेहरू को सुनने आए हैं। तो पटेल को मालूम था कि नेहरू का स्थान क्या है और कांग्रेस कार्य समिति में जो भी राय हो, लेकिन पटेल को भारतीय जनमानस का भी पता था। इसलिए उन्होंने गांधी की इस राय से अपना इत्तेफाक जाहिर किया, जिसमें गांधी ने कहा था कि भारत का नेतृत्व नेहरू को संभालना चाहिए। इसमें पटेल को कभी कोई बाधा नहीं थी। आप पटेल के वक्तव्य नेहरू के बारे में पढ़िए, जो कि अत्यंत ही प्रशंसा से भरे हुए हैं। आप नेहरू के वक्तव्य पढ़िए। अब जो यह प्रचार किया जाता है कि नेहरू पटेल को नष्ट कर देना चाहते थे, यह प्रचार भी चलाया गया कि नेहरू दरअसल पटेल की अंत्येष्टि में गए नहीं। आपने सुना होगा, यह प्रचार चलाया गया, लेकिन यह तो साबित हो गया। उस वक्त की रिपोर्ट्स निकल के आ गई, तस्वीरें आ गई, जिनसे यह साबित हो गया कि नेहरू उसमें शामिल थे। फिर भी जिन्होंने यह प्रचार चलाया वो बेशर्मी से चलाए ही जा रहे हैं, क्योंकि जो गोएबल्स का कहा हुआ है कि 100 बार आप झूठ बोलें तो वह सच हो जाता है, क्योंकि वही झूठ फिर छा जाता है। उसी प्रकार का प्रचार यह है। पहले तो यह प्रचार किया गया कि नेहरू इसलिए बुरे हैं कि उनका परिवार राजनीति में आ गया। गोया कि नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही उनका परिवार आया। उनके परिवार में तो सिर्फ एक ही थी ना, इंदिरा गांधी। लोग ये भूल गए, इंदिरा गांधी का जन्म भी 1917 का है। ठीक, लोग भूल गए कि इंदिरा गांधी स्वाधीनता आंदोलन में जेल जा चुकी थी, एक बार नहीं, एक से अधिक बार। लोग भूल गए कि आनंद भवन और स्वराज भवन, जो मोतीलाल नेहरू का बनाए हुए 2 घर हैं, उन दोनों को नेहरू परिवार ने राष्ट्र को दे दिया। लोग भूल गए। लोग भूल गए कि लोहिया का नेहरू से मतभेद हुआ तो भी लोहिया ने यह कहा कि मेरी अगर कहीं देखभाल हो सकती है तो आनंद भवन में हो सकती है। यह बात लोग भूल गए। तो लोग भूल गए कि कमला नेहरू, जो कि नेहरू की पत्नी थी, नेहरू की माँ, नेहरू की बहनें, ये सब आज़ादी के आंदोलन में लाठी खा चुकी,
जेल जा चुकी। नेहरू की माँ जो कि बहुत बूढ़ी थी, ठीक है। मोतीलाल नेहरू खद्दर का गट्ठर अपने माथे पर रखकर इलाहाबाद की सड़कों पर फेरी लगाते थे, जिसके बारे में कहा जाता है कि उनसे बड़ा एरिस्टोक्रेट कोई नहीं था। जिस पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक व्यंग्य संपादकीय लिखा कि माथे पर फेरी लगाने से स्वराज नहीं मिलता है, ठीक है। तो नेहरू के कारण कोई राजनीति में नहीं आया था। नेहरू ने 1960 में आर.के. करंजिया को एक इंटरव्यू में कहा कि दरअसल गांधी ने मेरे पिता को भी बदला और मुझे भी बदल दिया। तो वह पूरा परिवार राजनीति में है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान वह लाठी खा रहा है, वो जेल जा रहा है। इंदिरा गांधी वानर सेना में है और राजनीति कर रही हैं उस वक्त से। तो यह प्रचार तो सिरे से गलत है। दूसरे, आप इनके उस महान नेता को देखें जिनकी जन्म शताब्दी अभी मनाई जा रही है, उनकी उम्र भी इंदिरा गांधी की उम्र है, लेकिन आजादी के आंदोलन तक वह बंदा सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रहता है। जेल जाने की बात तो छोड़ दीजिए, किसी आंदोलन में शरीक नहीं होता है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्राय लोग नहीं शामिल होते हैं। वो खुद को बचा कर रखते हैं ताकि जब आजादी दूसरों की मेहनत से मिल जाएगी तो उस राष्ट्र पर हत्याओं और हिंसा के जरिए कब्जा कर लिया जाए। ये बिल्कुल स्पष्ट योजना थी उनकी कि जब हिंसा का वातावरण होगा तब चीजें कमजोर रहेंगी और उस पर कब्जा किया जा सकेगा। तो हत्या, हिंसा, षड्यंत्र, यह इनका तरीका रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। इसमें इन्होंने नेहरू के सामने पटेल को रखने चाहा और कहा कि देखिए, नेहरू का परिवार तो राजनीति में रहा तो भाई भतीजावाद, परिवारवाद, पटेल का परिवार नहीं रहा। अब यह बात पिछले दिनों भी बहुत लोगों ने लेख लिख के बता दी कि भाई पटेल की बेटी भी राजनीति में थी, कांग्रेस में थी। पटेल के बेटे संसद के सदस्य थे, कांग्रेस के टिकट से थे। बाद में वो गए जनता पार्टी में और दूसरी जगह, लेकिन बहुत बाद में गए। तो और वो कांग्रेस में बने रहे। तो यह बात बहुत स्पष्ट है कि अगर नेहरू ने दुर्व्यवहार किया था तो पटेल की बेटी मणिबेन कोई ऐसी गई गुजरी नहीं थी कि वे राजगोपालाचारी अलग हो सकते हैं। और मैंने कहा कि उस वक्त का हर व्यक्ति आजाद शख्सियत था और नेहरू से हर किसी का बराबरी का रिश्ता था। नेहरू से किसी का भी रिश्ता यह नहीं था कि नेहरू को वे लोग इस तरह देख रहे हैं कि उनके आगे आंख ही नहीं उठा सकते हैं। जब महादेवी वर्मा उनसे बात कर सकती हैं तो बाकी की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, है ना, और आलोचनात्मक ढंग से। तो यह बात तो एक अफवाह है, झूठ है, और इसमें लोग विश्वास करते हैं। इसका मतलब इस देश में अशिक्षा बहुत है और लोग शिक्षित होना नहीं चाहते। अच्छा सर, नेहरू की विलासिता को लेके भी बहुत बातें की जाती हैं। एडविना माउंटबेटन से उनके रिलेशनशिप को लेके एक खबर मतलब सोशल मीडिया पे चलता है कि इनके कपड़े पेरिस से आते थे और धुलने के लिए कहीं और जाते थे, ब्रिटेन में जाते थे। तमाम तरह की ऐसी बातें हैं। तो ये क्या पक्ष है इनका? उस वक्त पेरिस जाने में कितना वक्त लगता होगा? नेहरू जब बच्चे रहे होंगे, और नेहरू कब चले गए इंग्लैंड पढ़ने के लिए, तो क्या इंग्लैंड से उनका कपड़ा पेरिस जाता था? जब इंग्लैंड पहुंच ही गए तो फिर पेरिस धुलने की क्या जरूरत थी? आखिर विलायत ही जाना था ना। हिंदुस्तानियों का अरमान विलायत होता है, तो उन्हें लगता है हवाई जहाज पे भी चढ़ना एक विलासिता है रही होगी। तो कपड़ा धुलने पेरिस जाएगा और पेरिस से आएगा, इस बीच में कितनी, तो ये एक सामान्य बुद्धि की बात है। रहा सवाल विलासिता का, तो नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद के सबसे बड़े वकील थे और उनके शान शौकत में कोई कमी नहीं थी। नेहरू जाहिर है उनके बेटे थे, लेकिन नेहरू ने जब राजनीति में प्रवेश किया और गांधी के साथ प्रवेश किया तो नेहरू ने पूरी तरह से गांधी का जीवन अपनाया। आप नेहरू की सारी तस्वीरें देखिए, नेहरू का खान पान देखिए। यह कहा जाता है और यह सच्ची घटना है कि नेहरू जब जेल गए तो मोतीलाल नेहरू ने नंगे फर्श पर सोना शुरू किया, सिर्फ यह अनुभव करने के लिए कि उनका बेटा जेल में कैसे फर्श पर सोता होगा।
नेहरू के बारे में कहा जाता है, अगर आप उनकी चिट्ठियां पढ़ेंगे और उनके पत्र जो वे लिख रहे हैं उस वक्त जेल से, तो आप पढ़ेंगे कि वे नौरोज के दिन, जो कि दरअसल कश्मीर का नया वर्ष का दिन होता है, उनको एक कुर्ता भेजा जा रहा है इलाहाबाद से जेल में, क्योंकि वो ये लिख रहे हैं कि ये कुर्ता फट चुका है जो मैं पहन रहा हूँ और उसे मैं रोज धोता हूँ। तीन मूर्ति भवन का किस्सा लोग बता चुके हैं कि नेहरू अपना फटा हुआ मोजा खुद सीते थे। अगर तीन मूर्ति भवन में उनके जाने के बाद के कागजात आप पढ़ेंगे और नेहरू के खत, क्योंकि उनकी देखभाल इंदिरा करती थी, उनकी बेटी, तो वो स्टेट ऑफिसर को खत लिख रहे हैं, यानी जो इमारत देखता है, वे खत लिख रहे हैं कि मुझे रहने के लिए इतनी बड़ी जगह की जरूरत नहीं है, मुझे छोटा कमरा चाहिए। एक दूसरे, मुझे यह बतलाइए कि बिजली का बिल इतना कैसे आ रहा है जबकि मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। तीसरे, कि सब लोग जानते हैं कि नेहरू चाहते तो वातानुकूलित कमरे में सो सकते थे, मैं उसे बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन नेहरू के पास एक खासा पुराना पंखा था जिसकी खड़खड़ करती हुई आवाज के बीच वे जो जितने घंटे भी सोना हो, 4 घंटा सोया करते थे। वे वातानुकूलित कमरे में नहीं सोते थे। उनका खाना पीना बहुत सादा था। ये बात सारे लोग जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर नेहरू को एक विलासी पेरिस में कपड़े धुलकर आने वाला, ये जरूर है कि नेहरू सादगी से रहते थे, लेकिन उस सादगी की शान थी, खूबसूरती से रहते थे। इसकी ईर्ष्या बहुत सारे लोगों को है कि वे क्यों नहीं उतने शानदार दिखलाई पड़ते हैं, तो वे उसकी भरपाई करने के लिए लाखों का सूट पहन सकते हैं, लेकिन वह जो शान है या आभा है वह तो अंदर से आती है। गांधी आधी धोती पहनते थे, फिर भी सबसे शानदार मालूम पड़ते थे। तो गांधी के आगे आप पहन के आ जाइए लबादा, लेकिन आप गांधी से बड़े तो नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो इसलिए नेहरू की विलासिता के बारे में जो किस्से हैं वे आखिरकार किस्से हैं, और ये कोई नए नहीं है। मैं बचपन से सुनता चला आ रहा हूँ, पेरिस में कपड़े धुलने जाते थे और तरह तरह के किस्से, लेकिन वे सब किस्से हैं। किस्सा नेहरू खानदान को लेके या उनके परिवार के धर्म को लेके अक्सर फैलाया जाता है, अफवाह एक तरह का। तो नेहरू की अपनी धर्म की समझ क्या थी, और अगर पंडित नेहरू थे वो, तो उनको हिंदू धर्म के लेके उनकी क्या राय थी, उनका हिंदू धर्म कैसा था? देखिए, नेहरू की परवरिश तो आखिरकार एक पारंपरिक परिवार में हुई है। उनका मूल स्थान कश्मीर है, लेकिन वे इलाहाबाद के निवासी हैं। नेहरू कभी भी इसको अस्वीकार नहीं करते कि वे हिंदू हैं। आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं मोतीलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, जब वे तर्पण कर रहे हैं, तो मैंने जो तस्वीर देखी है उसमें बाकायदा जनेऊ है। तो इसका मतलब नेहरू संस्कारों को भी अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। नेहरू खुद को हिंदू कहते हैं, लिखा है उन्होंने, ठीक है। नेहरू की जो कल्पना थी भारत की, उसमें जो सबसे केंद्रीय स्थान था वो गंगा का था और हिमालय का था, लेकिन पवित्रता का उनका बोध दूसरा था। बचपन के बारे में आप पढ़ेंगे नेहरू का खुद का लिखा हुआ, तो वे बतलाते हैं कि वे अनेक प्रकार के प्रयोग कर रहे थे, और सबसे पहले वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रभाव में गए। तो वह थियोसॉफिकल सोसाइटी भी कोई अधार्मिक सोसाइटी नहीं थी, सिस्टर निवेदिता उसमें थी, आपको ये पता है। तो नेहरू ने लिखा है कि जब मैं किशोर था और उसके प्रभाव में गया, तो मुझे लगने लगा कि मैं बहुत गंभीर कोई काम कर रहा हूँ, तो मैं अपना चेहरा बहुत गंभीर बना के बैठा रहता था कि बहुत बड़ा धार्मिक अनुभव या कोई आध्यात्मिक अनुभव मैं करने जा रहा हूँ। नेहरू मार्क्सवाद के प्रभाव में आए, लेकिन नेहरू आखिरकार, नेहरू ने जिस व्यक्ति का नेतृत्व स्वीकार किया वो गांधी थे, और गांधी से उनकी धर्म को लेकर काफी बहस थी। गांधी की धार्मिकता या सनातन धर्म को लेकर उनका जो रुख था उससे नेहरू सहमत नहीं थे, लेकिन नेहरू धार्मिकता से इनकार करते हों या आध्यात्मिकता से इनकार करते हों, ये बिल्कुल नहीं था। आज सुबह ही मैं आर.के. करंजिया, जो ब्लिट्स के संपादक थे, उनके इंटरव्यूज की किताब पढ़ रहा था जो नेहरू से उन्होंने 1960 से 1964 के बीच लिए। 2 किताबें हैं, द माइंड ऑफ मिस्टर नेहरू और द फिलॉसफी ऑफ मिस्टर नेहरू।
जिसमें वे नेहरू को बार बार कहते हैं कि वैज्ञानिक समाजवाद और आपका जो ख्याल है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। और नेहरू ये कहते हैं कि मेरी दृष्टि में जो टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन हो रहे हैं दुनिया में, जिस तरह से विज्ञान बढ़ रहा है, उसके साथ साथ एक दूसरी चीज बढ़ रही है, वह है आध्यात्मिक खालीपन, आध्यात्मिक रिक्तता। और उस आध्यात्मिक रिक्तता को समझना और उसे संबोधित करना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप उस आध्यात्मिक पक्ष की उपेक्षा कर देंगे तो मनुष्य नहीं रह जाएगा। उनका जो सबसे प्रिय पात्र है भारतीय इतिहास में वो बुद्ध हैं। दूसरा प्रिय पात्र अशोक हैं। दोनों ही अधार्मिक नहीं है। नेहरू के कहने पर ही तिरंगा झंडा में जो चक्र आया वो सारनाथ का चक्र है, वो अधार्मिक चिन्ह नहीं है, बौद्ध चिन्ह है, जिस पर लालकृष्ण आडवाणी ने आपत्ति जाहिर की थी कि क्यों भारतीय तिरंगे झंडे में एक बौद्ध चिन्ह है। लेकिन उसका कारण बहुत स्पष्ट था कि चरखे का प्रतीक क्या होगा। और नेहरू ने कहा कि चरखे का एक ही प्रतीक मुझे सबसे कारगर सूझा, वह है सारनाथ का चक्र, जिसमें श्रम की गरिमा भी है और शांति और अहिंसा की, जो गांधी के, और चरखे का सिद्धांत गांधी कहते भी थे कि वह सिर्फ चरखा काटना नहीं है बल्कि उसके साथ अहिंसा जुड़ी हुई है। तो धर्म के प्रति नेहरू का रुख बहुत ही जटिल रुख है। वे धार्मिक नहीं हैं उस अर्थ में जिस अर्थ में गांधी हैं, लेकिन वे ये कहते हैं और उनके वाक्य हैं कि अगर किसी को पत्थर को पूजकर शांति मिलती है, सुकून मिलता है, तो मैं कौन होता हूं उसे यह कहने वाला कि यह झूठ है। ध्यान रखिए, भारत एक खोज किताब उनकी लिखी हुई है, किसी और की नहीं, जिसमें भारतीय मिथकों और उसकी कथाओं का इतना सुंदर वर्णन है। वृंदावन जब वे जाते हैं, मथुरा जाते हैं, वहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, उसका वर्णन पढ़िए जो वे अपने किताबों में लिखते हैं कि उनका कहना है कि मेरे जीवन का अगर कोई सबसे बड़ा दुख है एक, तो वह यह है कि मैं ब्रजभाषा नहीं जानता हूँ, है ना। और सामान्य लोगों की जो लोक बुद्धि है वह इस ब्रजभाषा में आती है। और वे बतलाते हैं कि जब वे किसानों से मिलते हैं और किसान उनसे तुलसी की चौपाइयाँ और बाकी दोहे उनसे सुनाते हैं, तो वे कहते हैं कि यह है जो भारतीय किसान का विवेक है। तो यह विवेक धर्म से विच्छिन्न नहीं है। और इसलिए नेहरू के बारे में जो फिर यह जो प्रचारित है कि नेहरू धर्म विरोधी हैं, यह एक दूसरा झूठ है। सर, नेहरू की दो गलतियां बहुत अभी ज़्यादा मतलब गिनाई जा रही हैं। एक उनकी कश्मीर को लेके और दूसरा चीन से मिली हार को लेके 62 को। तो इनका क्या सच है? दोनों ही बहुत जटिल प्रसंग हैं, इसलिए इनका उत्तर इस प्रकार दिया जाना संभव नहीं है। मैं सिर्फ यह कह सकता हूं कि कश्मीर आसान मसला नहीं था। कश्मीर में एक दूसरा पक्ष शामिल था, पाकिस्तान, और कश्मीर को लेकर भारत में भी नेताओं के एकमत नहीं थे। तो अगर नेहरू ना होते तो कश्मीर भारत में नहीं होता। कल ही उर्मिलेश जी से बात हो रही थी। उर्मिलेश जी तो कश्मीर के विशेषज्ञ हैं, और उर्मिलेश जी ने कहा कि पटेल की कश्मीर में बहुत दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए पटेल जवाबदेह नहीं है कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने में, जवाबदेह नेहरू हैं। लेकिन कश्मीर के साथ जो हमारा रिश्ता बना वो पेचीदा रिश्ता था, और जैसा मैंने कहा कि वो शुरुआत से ही अंतर्राष्ट्रीय रिश्ता बन गया, विषय बन गया। तो आप नेहरू पर आरोप नहीं लगा सकते हैं कि उन्होंने गड़बड़ कर दिया। आप वे सारी परिस्थितियां देखिए जो परिस्थितियां उस वक्त बन रही थीं, उन परिस्थितियों में क्या किया जा सकता था, इस पर विचार कीजिए। उनमें जरूर गलतियां हुई होंगी, इनमें कोई शक नहीं, लेकिन यह देखने की आवश्यकता है कि आखिरकार नेहरू क्या ये चाहते थे कि कश्मीर भारत से बाहर चला जाए, या कश्मीर का भारत से कोई रिश्ता न रहे। इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा कि क्या नेहरू पाकिस्तान के हवाले करना चाहते थे कश्मीर को, एक, और क्या नेहरू यह चाहते थे कि कश्मीर भारत से आजाद हो जाए। इन दो प्रश्नों का उत्तर क्या है? दोनों का उत्तर नहीं है। तो अगर दोनों का उत्तर नहीं है तो फिर नेहरू पर आरोप क्या है? बहुत स्पष्ट। दूसरा आपने बताया चीन।
चीन का प्रसंग भी बहुत जटिल है। मैं फिर कह रहा हूं कि यह अवसर नहीं है और उस पर उसके जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ बात करने की आवश्यकता है। लेकिन चीन को लेकर दिनकर से नेहरू की जो बातचीत है वो दिनकर की डायरी में दर्ज है और उसे आप पढ़िए, जो दिनकर ने खुद लिखी है कि प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात। दिनकर ने परशुराम की प्रतीक्षा लिखा और वो काफी क्रुद्ध थे और वो कह रहे थे अगर भैंसे से लड़ना है तो भैंसा बन के लड़ना होगा, है ना। नेहरू भैंसे की भाषा में तो बात करते नहीं थे, तो दिनकर को बड़ी चिंता थी कि नेहरू क्या क्या समझ रहे हैं उनके बारे में। वो उस वक्त के राष्ट्रपति से भी मिले। नेहरू ने दिनकर को बहुत शांति से समझाया कि ये विवाद इतना सरल नहीं है। नेहरू ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जगत इस बात से सहमत नहीं है कि हमलावर चीन है। तो वह जो पूरा विवाद था, विशेषज्ञ आपको बतलाएंगे कि वह ऐसा नहीं है कि उसमें आप आक्रांता और खुद को शिकार बना के आप चल दें, क्योंकि ये जो सीमा रेखाएं हैं, जो सीमा रेखाएं बनी, या किसने बनाई थी सीमा रेखा? ये तो अंग्रेजों की बनाई हुई सीमा रेखाएं थी। तो चीन अगर कुछ पर अपना हक समझ रहे थे तो वे कह सकते हैं कि हम ठीक समझ रहे थे, लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं कि चीन की एक नीति विस्तारवादी नीति रही है। नेहरू विस्तारवादी नहीं थे, इसमें भी कोई संदेह नहीं। तो रणनीतियों में क्या चूक हुई और क्या नहीं हुई वह अलग, लेकिन क्या नेहरू ने चीन के आगे घुटने टेक दिए? क्या नेहरू ने चीन को अरुणाचल प्रदेश दे दिया? क्या नेहरू ने चीन को सियाचिन दे दिया? इन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। जैसे कश्मीर के बारे में मैंने प्रश्न किए, जो भी सवाल करते हैं उनको इनका जवाब देना पड़ेगा कि क्या नेहरू ने ये किया? क्या नेहरू ने उस वक्त चाहते तो नेहरू एक समझौता कर सकते थे ना चीन से कि ठीक है अरुणाचल आपका है या आपका है, लेकिन नेहरू ने तो ऐसा किया नहीं। तो जब हार जाना अपराध नहीं है, हार जाना बहुत सारी परिस्थितियों पर निर्भर है। आपकी सेना की कितनी, नेहरू पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हो रहा है तब दिनकर को कह रहे हैं कि हथियार हमारे पास पाकिस्तान से ज्यादा हैं। असम के बारे में दिनकर कह रहे हैं कि हमें पता चला है कि असम पर उधर से हमला होगा, और दिनकर लिखते हैं कि नेहरू उत्तेजित होकर कहते हैं हम हर जगह लड़ेंगे, हम असम में भी लड़ेंगे, हम उस तरफ भी लड़ेंगे, हम किसी को एक इंच जमीन नहीं देंगे। तो आरोप क्या है? आप ये कह रहे हैं कि युद्ध में हार गए, तो उसके हार जीत को शांतिपूर्ण ढंग से जो सैन्य विशेषज्ञ हैं वो अब दूसरे ढंग से परिभाषित करते हैं, लेकिन लोकप्रिय भाषा में उसको समझाना कठिन है। सर अब बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, तो हम एक लास्ट में आपका आखिरी सवाल ये है कि अपूर्वानंद के लिए नेहरू क्या है, या एक नेहरू के बारे में अगर किसी से बताना हो तो क्या बताएं हम? मैं ये कहूँगा कि नेहरू दरअसल आधुनिक मनुष्य को किस प्रकार का होना चाहिए उसके एक उदाहरण है। जैसे गांधी एक निरंतर विकसनशील, दुनिया के प्रभावों से अपने आप को लगातार उनके प्रति दिलचस्पी रखने वाला व्यक्ति, वैश्विक स्तर पर सोचने वाला व्यक्ति, किसी भी राष्ट्रवादी संकुचन का जो शिकार नहीं है। और ये फिर मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा जिसका कई बार कर चुका, दिलचस्प, कि भारत के ये जो नेता थे ये राष्ट्र बनाने का संघर्ष कर रहे थे, लेकिन इनमें से कोई भी राष्ट्रीय नहीं था। गांधी एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति थे, नेहरू भारत की आज़ादी का आंदोलन चल रहा है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने हुए व्यक्ति हैं, है ना। उसी तरह दूसरे नेता, कम से कम दो। गांधी हमेशा यह कहा करते थे कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में नेहरू जो कहते हैं वही मेरी बात है। और प्रधानमंत्री बनने की जो उनकी अर्हता थी वो इसलिए भी कि उनका कहना था कि अगर भारत की तरफ से दुनिया से कोई बात कर सकता है तो वो सिर्फ नेहरू कह सकता है। और वो इसलिए नहीं कि वो अंग्रेजी जानते थे, अंग्रेजी भारत के सारे नेता जानते थे बहुत अच्छी। तो मेरे लिए नेहरू एक सहिष्णु, उदार, वास्तविक अर्थों में अहिंसक
कल्पनाशील व्यक्ति हैं, जो साम्यवादी नहीं हैं, जो राष्ट्रवादी नहीं हैं, और जो हमेशा लोगों से ये कहते हैं कि दूसरों से सहानुभूति रखो, अपने प्रति सख्ती करो, दूसरों के साथ उदार रहो। तो मेरे लिए नेहरू ये हैं। नेहरू देवता नहीं है, जैसा नेहरू ने खुद गांधी के बारे में कहा रिचर्ड एटनबरो को, कि फिल्म बनाओ लेकिन गांधी को देवता की तरह चित्रित मत करो। नेहरू भी देवता नहीं है। नेहरू से प्रधानमंत्री के रूप में प्राथमिकताएं चुनने में भी गलतियां हुई हैं, उसका नतीजा हमने भुगता है। लेकिन आखिरकार हमें यह देखना पड़ेगा, जिसे मुक्तिबोध कहते हैं, कि किसी व्यक्ति के बारे में निर्णय इससे होता है कि उसकी संवेदनात्मक दिशा क्या है। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि नेहरू की संवेदनात्मक दिशा क्या थी। मैं उस दिशा को ही देखता हूं और इस रूप में मानता हूं कि हम सब के लिए नेहरू इस रूप में एक आदर्श हैं कि आप खुद जिस वक्त मौका होता है कि आप ताकत लेकर और कहें कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, उस वक्त आप पीछे कैसे हटते हैं। यानी करंजिया उनसे कहते हैं कि आज़ादी के बाद भारत में नेहरू युग आरंभ होता है, और नेहरू कहते हैं कि आप रुक जाइए, न तो नेहरू विचार जैसी कोई चीज है, न नेहरू युग जैसी कोई चीज है। विचार एक है, हम जिसका अनुकरण कर रहे हैं वो भारतीय विचार है, अधिक से अधिक उसे गांधी विचार कहा जा सकता है। और हम जिस जमाने में अभी हैं वो गांधी का जमाना है, गांधी का युग है, और हम सब उसके बच्चे हैं। तो जो व्यक्ति यह कहता है और ईमानदारी से कहता है, किसी पाखंड से नहीं, उसके बारे में हम कह सकते हैं कि एक तरह से भारत का सौभाग्य था कि वो पहला प्रधानमंत्री था जो आलोचना के लिए तैयार था, जिसने भारत में आलोचना की संस्कृति को स्थापित किया, जिसने संसद को लगातार सबसे मजबूत सरकार होने के बावजूद संसद में नए से नए संसद सदस्य के मत को सुना, उसका उत्तर दिया। आज ही किस्से छपे हैं, कहाँ मैं अलग अलग जगह पढ़ रहा था कि चंद्रशेखर पहुंचे ही थे संसद में और उन्होंने कोई बयान दिया जिसमें वो बहुत क्रुद्ध दिख रहे थे, तो नेहरू ने बुला के पूछा कि ये क्रुद्ध नौजवान कौन है ना। और उसी तरह वो चाहे भूपेश गुप्ता हों या अटल बिहारी वाजपेयी भी एकदम नौजवान थे, और ऐसे डांगे ने उनको खत लिखा। 50 के दशक का किस्सा है कि महाराष्ट्र में सतारा में संभवतः शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण नेहरू को करना था और महाराष्ट्र में हंगामा खड़ा हो गया। लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और कहा कि नेहरू को शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण करने का कोई हक नहीं, क्योंकि उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में शिवाजी के खिलाफ लिखा है। आंदोलन शुरू हो गया, नेहरू के पास पत्र आने लगे, और मजेदार यह है कि श्रीपाद अमृत डांगे ने भी खत लिखा उनको कि आपको ये नहीं करना है। तो नेहरू ने सबका उत्तर दिया, लेकिन श्रीपाद अमृत डांगे को उन्होंने अलग से खत लिखा कि क्या आप भी मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह एक ऐसा व्यक्ति है जो लोकतंत्र में बहुमत का मतलब अल्पमत को नष्ट कर देना नहीं समझता है, बल्कि लोकतंत्र का अर्थ यह है कि अल्पमत की आवाज पूरी तरह से सुनी जा सके, इसके लिए स्थिति का निर्माण करना, और उस पूरे सम्मान के साथ सुना जा सके, उसको नष्ट नहीं किया जाए। तो चूंकि उन्होंने ऐसा किया, इसलिए जो उस वक्त वैचारिक अल्पमत था अभी बहुमत बन सका है। अब वह बहुमत बन के अगर किसी से मुक्त करने की बात कर रहा है भारत को, तो यह अहंकार तो हमने पहले 17 वर्षों में नहीं देखा है कम से कम। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। द वायर के साथ जुड़ने के लिए आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।